हेलो एवरीवन, लिटरेचर की क्लास में स्वागत है सभी का। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अपन डिस्कस कर लिया था। आज अपन एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं, उसको धीरे धीरे अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना जो आरपीएससी का पहला जो टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, पीरियड की अगर बात करते हैं तो पहला जो आ रहा है वो है अपने पास रेनेसां। ठीक है, देखो रेनेसां की अगर अपन बात करते हैं तो रेनेसां का जो टाइम पीरियड था, रेनेसां स्टार्ट हुआ था 1500 के आसपास और 1660 तक ये चला था, है ना। लेकिन ये यहाँ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन इससे प्रीवियस, इसके पहले भी तो रेनेसां का कुछ ना कुछ हिंट रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसकी थ्योरीज आई, क्यों रेनेसां को स्टार्ट होना पड़ा लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर, आर्किटेक्ट के अंदर, है ना। तो उसी को पढ़ने से पहले अपन रेनेसां का पहले का कुछ टाइम पीरियड है वो अपन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन रेनेसां वाले पर आएंगे। देखिए, अगर जब अपन बात कर रहे हैं तो रेनेसां से पहले जो एज आती है वो एज कहलाती है मिडिल एजेस की। कौन सी एज कहलाती है? मिडिल एजेस। जैसे मिडिल एजेस की अगर बात करते हैं तो 1066 से लेकर 1500 का टाइम पीरियड है। देखो कितने साल का टाइम पीरियड है मिडिल एजेस का। तो मिडिल एजेस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मिडिल एजेस के अंदर ये जो चीजें हैं, यहाँ पर ये चीजें थे मिडिल एजेस के अंदर। अगर लिटरेचर की अगर अपन बात करते हैं कि भाई लिटरेचर क्या कंसेप्ट रहकर चला था, लिटरेचर कैसा था, तो लिटरेचर वो था, स्पेशली पहले लगभग 1300, एक राइटर और पढ़ेंगे अपन इसके बाद में यहाँ पर, जिसका नाम है जोफ्री चौसर, है ना। तो ये जोफ्री चौसर जो राइटर है, इसका जो लाइफ स्पान है वो आता है 1340 से 1400 तक, है ना। तो ये 1340 से 1400, तो 1340 से पहले पहले लिटरेचर के अंदर जो लिटरेचर लिखा जाता था वो लिखा जाता था लैटिन के अंदर, ग्रीक के अंदर या फ्रेंच के अंदर, है ना। क्योंकि इससे पहले जो इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? फ्रेंच थी। ठीक है, जब ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी तो उससे पहले ही लिखा गया, लिखना हुआ होता गया, चलता गया। फिर अपना टाइम पीरियड आता है जोफ्री चौसर का। अब जोफ्री चौसर को इसलिए लेकर आए हैं अपन क्योंकि एमए के अंदर, इसके अंदर एमएलएसयू के अंदर, एमए के अंदर इसकी किताब चलती है ना। क्या कहते हैं, टिंटन, सॉरी अपन क्या बात करें, कैंटरबरी टेल्स करके, है ना। तो कैंटरबरी टेल्स करके किताब चलती है, पोएम का कलेक्शन है ना। इसमें स्टोरीज है ना, कुछ स्टोरीज का कलेक्शन है, टोटल 29 स्टोरीज है उसके अंदर, उसके रिगार्डिंग। तो जोफ्री चौसर के अंदर अपन बात करते हैं 1340 से पहले पहले लिटरेचर जो है वो लिखा जाता था, इस वेराइटी के अंदर लिखा जाता है ना। वो दूसरे लोगों को कॉपी पेस्ट करते थे। फिर यहाँ पर अपनी एक रानी आई थी, क्वीन मेरी, है ना, जिसको हिस्ट्री के अंदर ब्लडी मेरी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्लडी मेरी। अब ये जो ब्लडी मेरी है, इसने क्या करा था कि जो क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियनिटी है, वो क्रिश्चियनिटी दो भागों में डिवाइडेड हो चुकी थी, है ना। एक होता था अपने पास प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो क्वीन मेरी थी एक कैथोलिक चर्च को डिडिकेट करती थी, है ना। तो जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उनको इसने मारने के आदेश दे दिए थे। तो ये इसने जहां भी दिखे मारो करो, वो मतलब एकदम तानाशाह ऐसा राज कर दिया था। तो लोगों के अंदर जो फियर है, जो डर है, वो बैठ चुका था। लोग राइटिंग नहीं करते थे, जो आर्ट के अंदर न्यू इनोवेशन नहीं करते थे, सब एकदम शांत से हो चुके थे। तो ये इम्पैक्ट है अपना मिडिल एजेस का। लेकिन रोमांटिक वालों ने, रोमांटिक पीरियड वालों ने अपना जो राइटिंग का मटेरियल इंस्पायर्ड किया था वो किससे किया था? वो मिडिल एजेस से ही किया था। तो ये क्वेश्चन अपनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपन बात करते हैं जोफ्री चौसर का। 1340 से लेकर 1400 ईस्वी के अंदर अपने कौन राइटर आए हैं? जोफ्री चौसर आए। जब जोफ्री चौसर राइटर आए हैं तो जोफ्री चौसर ने लिखना स्टार्ट किया किसमें, है ना। इसने इंग्लिश को स्टार्टिंग लिखना कैंटरबरी टेल से, फेम ऑफ गुड वुमेन है ना, बहुत सारी इसने राइटिंग्स लिखी है। ये तो इसके पोएम्स हैं, ज्यादातर लिखी है उसने। ये वाला, ही वॉज द फर्स्ट मैन, ही वॉज द फर्स्ट पोएट कह सकते हो, ही वॉज द फर्स्ट पोएट हु बेरीड, जिसको दफनाया गया। कहां पर दफनाया गया? वेस्ट मिनिस्टर के पोएट्स कॉर्नर। कहां पर दफनाया गया? पोएट्स कॉर्नर के अंदर, है ना। ये वेस्ट मिनिस्टर, वेस्ट मिनिस्टर एबे का जो चर्च यार्ड है,
है ना, ग्रेवयार्ड है, जिसको चर्चयार्ड नहीं, ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक पोएट्स कॉर्नर बना रखा है कि पोएट जितने भी होंगे उनको वहीं पर दफन किया जाएगा, बैरिड किया जाएगा। तो जोफ्री चौसर वाज द फर्स्ट पोएट हु वाज बेरिड देयर, ठीक है, तो उसको वहां पर दफनाया गया। फिर एक और इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग है कि इसने राइम रॉयल स्टार्ट किया था। किसमें लिखना स्टार्ट किया था? राइम रॉयल, जिसको कहा जाता है 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन्स स्टेंजा। तो राइम रॉयल की जो पोइट्री का जो इनोवेशन है, वो किया तो इनोवेशन जेम्स फर्स्ट ने था, किंग जेम्स फर्स्ट ने। किसने किया था? किंग जेम्स फर्स्ट ने। इसी वजह से उसका राइम रॉयल पड़ा। क्या नाम पड़ा था? राइम रॉयल नामकरण हुआ था। लेकिन अपने जोफ्री चौसर जो राइटर है, उसने पहली बार किसका यूज किया था? राइम रॉयल का। तो ये टाइम पीरियड था अपने पास मिडिल एजेस का। अब देखो और भी चीजें आती है। अब अपना जो नई वेराइटी आ रही है, वो आ रही है रेनासा की। किसकी आ रही है? रेनासा। अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई रेनासा तो आ गया है, रेनासा का मतलब क्या होता है ना? रेनासा कौन सा वर्ड है? तो रेनासा एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है रीबर्थ। क्या मतलब होता है? रीबर्थ या री अवेकनिंग ऑफ, है ना, या रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन राइटिंग, है ना। क्लासिकल ग्रीक और रोमन राइटिंग्स जितनी भी थी, उसमें उसका रीबर्थ होना, रीअवेकनिंग होना या रिवाइवल ऑफ क्विल्ट होना, वही क्या कहलाता है? रेनासा कहलाता है। ये ऐसा टाइम पीरियड था रेनासा का। अगर माना जाए कि रेनासा कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो देखो रेनासा के अंदर इजिप्ट, जितने भी इजिप्शियंस थे, है ना, तो एक कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसको अगर रोमन एम्पायर का एक क्या कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल हुआ था, जितने भी इजिप्शियंस थे, जितने भी इजिप्ट स्कॉलर्स थे, वो फ्लेड हो गए थे अपनी लाइब्रेरीज को लेकर। वो अपनी लाइब्रेरीज को लेकर चले गए थे। वे जा रहे थे कि वेस्ट की ओर निकल पड़े। जब वेस्ट की ओर निकल पड़े, तो वहां पर, कहां पर? इटली के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको कहानी इसकी कि क्या कहानी है। तो इटली के अंदर जितने इजिप्शियन लाइब्रेरियंस थे, वो निकल गए वहां से, क्योंकि वहां पर अधिकार हो चुका था। जो उनका कॉन्स्टेंटिनोपल था, वहां पर इजिप्ट लोगों का अधिकार होने लगा था, ठीक है। तो वो वहां से फ्लेड हो गए अपनी लाइब्रेरीज को लेकर, ठीक है, वो चले गए वहां पर। तो इटली के अंदर अपना कौन राइटर है? पेट्रार्क एंड बकाशियो। बकाशियो। तो ये पेट्रार्क और बकाशियो दो ऐसे राइटर है जो उस टाइम ट्रेंड चेंज कर रहे थे। धीरे धीरे राइटिंग के अंदर जो है ट्रेंड, वो लिखना स्टार्ट कर रहे थे। तो उनसे मुलाकात किसकी हुई? उनको उन स्कॉलर से मुलाकात हो गई। जब स्कॉलर से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया, जिसको कहा गया अपने पास रेनासा। रेनासा की स्टार्टिंग हुई थी कहां पर? आ गया था इटली के अंदर। अगर आ जाए कि बर्थ प्लेस क्या था इसका, किसका? रेनासा का बर्थ प्लेस था ये वाला। और यहीं पर इटली का ही बर्थ प्लेस, एक और बर्थ प्लेस किसका है? सोनेट का। तो सोनेट का बर्थ प्लेस भी अपना इटली है, क्योंकि पेट्रार्क ने सबसे ज्यादा स्टार्टिंग वहां पर करी थी। अगर आ जाए कि क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रेनासा कौन सा था? तो सेंटर ऑफ रेनासा जो था, वो था अपने पास फ्लोरेंस शहर। जो फ्लोरेंस सिटी है किसकी? इटली की। वो किसका सेंटर था? रेनासा का सेंटर था। अब वहां पर जब अपन बात कर रहे हैं कि रेनासा के अंदर ये वाली चीजें आ रही है, तो रेनासा के अंदर कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट अपने पास आती है कि उस दौरान जब रेनासा का टाइम पीरियड चल रहा था, उससे पहले एक और राइटर था 1383, हाँ 83 के आसपास, जॉन वाइक्लिफ था। कौन था? जॉन वाइक्लिफ। अब ये जॉन वाइक्लिफ ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। किसमें ट्रांसलेशन किया था? फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया था बाइबल का, फर्स्ट टाइम जिसने ट्रांसलेट किया था, वो जॉन वाइक्लिफ था, है ना। इसके जो फॉलोवर्स थे वो लोलार्ड्स कहलाए गए। क्या कहलाए गए? लोलार्ड्स कहलाए गए। इसको बाद में जला दिया गया, जिंदा जलाने का हुक्म हुआ था, जिंदा जला दिया गया था। लेकिन इसने पहली बार चर्च के खिलाफ, कि चर्च वो नहीं है, चर्च की जो प्रीचिंग से वो नहीं है जो बाइबल कहती है, क्योंकि बाइबल अलग है और चर्च कुछ अलग दिशा में चल रहा है ना। तो पहली बार उसने डिस्क्लोज किया, और बाइबल का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करने का श्रेय जो जाता है, वो किसको जाता है? जॉन वाई क्लिफ को जाता है, ठीक है। ये वाला आ जाता है। अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, क्या क्या है। तो रेनासा के अंदर ही
रेनासा के अंदर ही पहली ट्रेजेडी लिखी गई। क्या ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, कि पहली ट्रेजेडी लिखी गई रेनासा के अंदर, ठीक है, कि फर्स्ट ट्रेजेडी। तो फर्स्ट ट्रेजेडी का जो नाम है वो नाम है गोरबोडक। क्या नाम है? गोरबोडक। ये फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम है गोरबोडक। इस गोरबोडक को कहा जाता है फॉरेक्स एंड पेरेक्स। फॉरेक्स एंड पोरेक्स, क्योंकि फॉरेक्स एंड पेरेक्स ये दो राइटर हैं। इसका एक और नाम है। किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी थॉमस सेक्विल ने। किसने लिखी थी? थॉमस सेक्विल ने। तो थॉमस सेक्विल ने गोरबोडक लिखी थी, ठीक है। तो गोरबोडक, इसका एक और नाम कौन सा है? फॉरेक्स एंड पोरेक्स, ठीक है। तो ये पहली ट्रेजेडी है जो लिखी गई थी कहां पर? रेनासा के अंदर। अगर आज पहली ट्रेजेडी हो गई तो जो भाई फर्स्ट कॉमेडी भी तो होगी। व्हाट इज द फर्स्ट कॉमेडी? तो फर्स्ट कॉमेडी का जो नाम है वो देखो, फर्स्ट कॉमेडी जो है वो भी अपनी किस एज के अंदर लिखी गई है? वो अपनी लिखी गई है रेनासा के अंदर। तो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, तो ये पहली क्या है अपने पास? कॉमेडी है। ये लिखी है निकोलस उडाल ने। किसने लिखी है? निकोलस उडाल ने। तो निकोलस उडाल ने अपना क्या लिखा है? पहली कॉमेडी लिखी। ये तो थे अपने पास फर्स्ट कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी। अगर आ जाए बाय द वे कि लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनासा, लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सॉरी मिडिल एजेस लिखनी है ना, कि मिडिल एज का लास्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो वो था डांटे, जिसने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। कौन था वो? डांटे था, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए बाय द वे आपके पास कि फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन था अपना? रिप्रेजेंट है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव है अपने पास किसका? रेनासा का। तो रेनासा का जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव था वो कौन था अपने पास? पेट्रार्क था और बकाशियो थे। ये तो ये याद था अपना इंग्लैंड का, सॉरी क्या कहते हैं वहां का, इटली का टाइम पीरियड था। अगर बात कर लेते हैं बाय द वे अपन कि भाई फर्स्ट फ्रूट ऑफ रेनासा का इंग्लैंड के अंदर क्या मिला था? फर्स्ट फ्रूट ऑफ रेनासा, कि रेनासा का जो फर्स्ट फ्रूट था वो कौन सा था? तो वो एक किताब थी जिस किताब का नाम था टोटल्स मिसलेनरी। ये किताब है टोटल्स मिसलेनरी। ये टोटल्स मिसलेनरी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। इसमें सोनेट्स लिखी गई हैं बहुत सारी, और सोनेट जो लिखी गई है वो सोनेट भी किसकी लिखी गई है? ये सोनेट लिखी गई है किसकी? सर थॉमस यार्ड की। एक तो सर थॉमस यार्ड या अर्ल ऑफ सरे, इन दोनों की कलेक्शन है। तो इन दोनों राइटर ने जो ट्रेंड, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इटालियन सोनेट जो लेकर आया वो कौन लेकर आया है? सर थॉमस यार्ड लेकर आए हैं। इंट्रोड्यूस किया है इटालियन सोनेट को इंग्लैंड के अंदर। लेकिन अर्ल ऑफ सरे की बात करें तो ही ओरिजिनेटेड या ही प्रोपाउंडेड क्या? इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट करने का श्रेय जाता है अर्ल ऑफ सरे को जाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अर्ल ऑफ सरे के बात करें कि अर्ल ऑफ सरे को ही माना जाता है कि इसने लिखना स्टार्ट किया था। क्या लिखना स्टार्ट किया था? ब्लैंक वर्स के अंदर लिखना इसने ही स्टार्ट किया था, है ना। तो वर्जिल की एनिड जो किताब है उसका इसने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश के अंदर, और उसमें इसने क्या यूज किया? ब्लैंक वर्स को लिखना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लैंक वर्स क्या होती है? तो ब्लैंक वर्स में जो लाइंस है वो तो लिखी होती है अयाम्बिक पेंटामीटर में। किसमें लिखी होती है? अयाम्बिक पेंटामीटर में, है ना, कि अयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। लेकिन ये अनराइम्ड होती है। क्या होती है? अनराइम्ड होती है। इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है। दिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैंक, बिकॉज ऑफ अनराइम्ड। अनराइम की वजह से ही ये ब्लैंक कहलाती है। तो ये तो था अपने पास टोटल मिसनरी वाली बात जो थी, वो वाली चीजें अपनों ने पढ़ ली। अब अपन यहाँ बात करते हैं कुछ चीजें और आने आती है इसके अंदर, कि रेनासा के अंदर ही कुछ नई नई स्पिरिट्स लोगों में पैदा हुई। उसमें पहली जो स्पिरिट्स थी लोगों में वो थी ह्यूमनिज्म। क्या थी? ह्यूमनिज्म। अब देखो ह्यूमनिज्म में ये वर्ड बहुत अच्छा है कि कहाँ आया था, क्यों आया था। फिर अपन बात कर लेते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, देखो रिफॉर्मेशन अलग है, और माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज और याद रखना, अभी अपनों ने लिखा था रिस्टोरेशन। ये सारी चीजें याद रख लेना कि रिस्टोरेशन का क्या मतलब। रिस्टोरेशन का जो टाइम पीरियड था 1660 के अंदर, चार्ल्स सेकंड, किसकी बात कर रहा हूं मैं?
1660 में चार्ल्स सेकंड की बात कर रहे हैं, उसको पुराना थ्रोन पर बिठा दिया गया, गद्दी पर बिठा दिया गया, उसको कहते थे रीस्टोरेशन, है ना। वो हुआ था 1660 के अंदर, कि जितनी भी चर्च के अंदर कुछ रिफॉर्मेशन करके, उसको सुधार करके, है ना, टाई अप करके पूरा गद्दी पर बैठा दिया गया चार्ल्स सेकंड को 1660 के अंदर। वो कहलाता है रीस्टोरेशन। अब अपने पास आता है ह्यूमनिज्म और रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म करना, सुधार करना। रिफॉर्मेशन किससे बना है? सुधार से बना है। किससे बना है? सुधारना, है ना। तो सुधार से बना है। अब आता है ह्यूमनिज्म, कि ह्यूमनिज्म क्या होता है। देखो, ह्यूमनिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर आर्ट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म का एक कंसेप्ट और होता है कि लव फॉर ह्यूमैनिटी, आर्ट फॉर ह्यूमैनिटी। जो भी वर्क लिखी जा रही है ना, मिडिल एजेस के अंदर जो डिग्निटी थी, जो डिविनिटी थी, है ना, जो लोग चर्च को फॉलो करते थे, जो धर्म को फॉलो करते, रिलीजन को फॉलो करते थे, उससे हटके लोगों ने इंसान के बारे में सोचना, ह्यूमंस के बारे में सोचना चालू कर दिया, ह्यूमन की प्रायोरिटीज के बारे में सोचना चालू कर दिया, ह्यूमन को प्रायोरिटी में रखना चालू कर दिया, ह्यूमन की जो क्या कहते हैं थिंकिंग थी, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चालू कर दिया, वही कहला गया अपने पास ह्यूमनिज्म, है ना। तो ये याद रख लेना कि एक आप पहली बात तो ये भी इसका कंसेप्ट होता है कि स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर, इसको भी कहा गया ह्यूमनिज्म, है ना, ह्यूमनिज्म। फिर अपन बात कर लेते हैं कि रिलीजन फॉर ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड, रिलीजन रिलीजन फॉर ह्यूमैनिटी, है ना, ह्यूमंस को ही लव करना क्या कहलाता? ह्यूमनिज्म कहलाता। ठीक है। अब ह्यूमनिज्म के अंदर बात कर ली तो इसके अंदर दो राइटर इंपोर्टेंट अपन पढ़ेंगे ना। पहला इंपोर्टेंट जो राइटर है ना ह्यूमनिज्म के अंदर, वो आ जाता है क्या कहते हैं, थॉमस मोर। इंपोर्टेंट जो राइटर है वो कौन सा है? वो है थॉमस मोर। थॉमस मोर ने किताब लिखी थी यूटोपिया। कब लिखी थी? यूटोपिया। यूटोपिया लिखी गई थी 1516 के अंदर। कब लिखी गई थी? 1516 के अंदर। अब उसने यूटोपियन सोसाइटी ऐसी दी थी, यूटोपियन सोसाइटी भी होती, या पॉलिटी के अंदर भी पढ़ेंगे, ऐसी सोसाइटी जहां पर ना तो कोई राज हो, ना कोई किंग हो, ना कोई रूल रेगुलेशन हो, ना कोई चर्च हो। ह्यूमन आर फ्री टू लिव देयर ओन से, वो अपने रूल के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से रहेंगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस, इज कॉल्ड यूटोपियन सोसाइटी। तो ऐसी सोसाइटी का जो इमेजिनेशन किया है वो किसने किया? अपने पास थॉमस मूर ने किया। तो थॉमस मूर को भी अपनों को याद करना है। ठीक है। फिर अपने पास आता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट नाम आता है मार्टिन लूथर का। किसका नाम आता है? मार्टिन लूथर का। तो मार्टिन लूथर की अगर अपन बात करते हैं तो मार्टिन लूथर जो जूनियर है अपना, जूनियर मार्टिन लूथर, उस मार्टिन लूथर के अंदर इसने क्या क्या अगेंस्ट लड़ा था? किसके आगे? पार्डन ऑफ सिंस के, पार्डन ऑफ सिंस के। जो पार्डन ऑफ सिंस की अगर बात करें कि ये सेल आउट हो रहे थे, क्योंकि जिसने भी गुनाह किया वो पैसा दो, पे अगर करेगा तो उसको माफीनामा, पार्डन ऑफ सिन का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, वो माफीनामा मिल जाएगा चर्च के थ्रू। तो चर्च के अंदर जो है लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा था। तो वो बस में कितना कर जाता है, एक मूवमेंट स्टार्ट किया। किसने मूवमेंट स्टार्ट किया? मार्टिन लूथर ने। और ये मार्टिन लूथर का जो टाइम रिफॉर्मेशन का टाइम था, यहीं पर अपनों को पढ़ लिया है अपनों ने जॉन वाइक्लिफ को, क्योंकि जॉन वाइक्लिफ भी ऐसा व्यक्ति था जिसको जिंदा जला दिया गया था, है ना। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लोगों को ये बता दिया कि भाई बाइबल क्या होती है, बाइबल का मेन कंसेप्ट क्या होता है, और बाइबल किसके बारे में बनी होती है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था अपना ह्यूमनिज्म या रेनेसां के अंदर। अब अपन बात करते हैं आगे जो चैप्टर अपन लेकर चल रहे हैं कि रेनेसां के अंदर जो पहला पार्ट आता है अपना, जो पहला जो डिवाइडेशन है, वो पहला डिवाइडेशन है अपने पास एलिजाबेथ का है, क्वीन एलिजाबेथन पीरियड। अब देखो, एलिजाबेथन का जो पीरियड था वो 1558 से लेकर 1601 तक था, है ना। अब देखो 1601 तक का जो टाइम पीरियड था एलिजाबेथन का टाइम पीरियड था। अब एलिजाबेथन टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो ये गोल्डन पीरियड था। क्या था? ये गोल्डन पीरियड था, सबसे अच्छा पीरियड था, नहीं ना। बोथ जो रिलीजियन थे, कौन से?
बोथ जो रिलीजियन थे उनको इक्वल ट्रस्ट हो, इक्वल ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया इसने। कौन? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के अंदर, है ना। तो लोगों के अंदर जो फियर था, उसको फियर को क्या कर दिया उसने? खत्म कर दिया। लोगों के अंदर जो डर था वो खत्म हो गया। इसके अंदर ही इसको एज ऑफ एडवेंचर भी कहा जाता है, एज ऑफ एडवेंचर भी कहा गया, एज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं अपन, एज ऑफ साइंस भी कहेंगे अपन, है ना, क्योंकि साइंटिफिक प्रोसेस भी बहुत सारी हो गई। एज ऑफ डिस्कवरी हो गए, नए नए लैंड्स को सभी, जैसे 1940 1498 के अंदर, 1492 के अंदर जैसे भारत का भी हुआ, वास्को डी गामा आया था, है ना। तो वो सारी चीजें अपन बात करें, अमेरिका की जो खोज की गई वो सारी एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पर ही अपनों ने करी थी। अब देखो एलिजाबेथन का जो टाइम पीरियड था, ये तो था इसका टाइम पीरियड। अब एलिजाबेथन टाइम पीरियड को अपन 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने भागों में डिवाइड कर रखा अपनों ने? एलिजाबेथन के टाइम पीरियड को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 3 पार्ट इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? देखो पहला पार्ट जो होता है एलिजाबेथन का, वो होता है कि एलिजाबेथन में कौन कौन से पोएट्स थे, है ना। एलिजाबेथन के अंदर प्रोज कौन कौन सा था, एलिजाबेथन के अंदर ड्रामा कौन कौन से लिखे गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने एलिजाबेथन के टाइम पीरियड के अंदर था। ठीक है, तो ये चीज अपनों को याद रखनी है कि एलिजाबेथन का जो टाइम पीरियड था अपना, वो अपनों ने इस पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर दिया था। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड के अंदर पोइट्स कौन कौन से थे, प्रोज कौन से थे, और ड्रामा का क्या कंसेप्ट। तो ड्रामा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ज्यादातर जो ड्रामाज लिखे गए, और माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो ड्रामा का पॉपुलराइजेशन हुआ, स्टैब्लिशमेंट हुआ, वो कहाँ किस एज में माना जाता है? एलिजाबेथन एज के अंदर। तो अपन जब बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बात कर रहे हैं पहले के पोएट्स कौन कौन से थे, है ना। अब पोएट की अगर अपन बात करते हैं तो 2 फेमस पोएट है अपने पास। वो पहला है जो अपने पास एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। अब एडमंड स्पेंसर और दूसरे पोएट की अगर अपन बात करते हैं तो वो कहलाता है अपने पास, पहले तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पोएट अपन यहां पर लिख लेंगे सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी। देखिए अब ये एडमंड स्पेंसर की अगर अपन बात करते हैं तो इसको कहा जाता है चाइल्ड ऑफ रेनासा। क्या कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ रेनासा। सर फिलिप सिडनी मैन ऑफ रेनासा, है ना, कि रेनासा मैन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? रेनासा मैन कहा जाता है। ठीक है, एडमंड स्पेंसर, इसने अपने ही तरीके से स्पेंसरियन स्टेंजा को स्टार्ट किया था, जिसको 9 लाइन स्टेंजा कहते हैं। ठीक है, अमोरिटी है, एस्ट्रोफल है ना, इसकी याद में उसने एक वो लिखी थी, क्या कहते हैं, ट्रेजिडी लिखी थी, सॉरी ट्रेजिडी नहीं, एलिजी लिखी थी, एस्ट्रोफल, एस्ट्रोफल लिखी है इसने। तो एस्ट्रोफल एक एलिजी है ना, ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। ठीक है, इसने एक पोएम लिखी थी एस्टेला एंड एस्ट्रोफल एंड स्टेला, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, है ना, स्टेला। तो ये लिखी थी, एस्ट्रोफल का मतलब होता है लवर ऑफ स्टार, और स्टेला का मतलब होता है स्टार, है ना। तो ये लिखी इसने पोएम कर सर फिलिप सिडनी में। सर फिलिप सिडनी को ही फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो ये 2 मेन पोएम है अपने पास, पोएट्री है, वो इसके अंदर याद रखना। एडमंड स्पेंसर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एडमंड स्पेंसर ने क्या करा है कि इसका ही अपना स्पेंसरियन स्पेंसरियन स्टेंजा स्टार्ट किया था, है ना। स्पेंसरियन स्टेंजा की अगर अपन बात कर रहे हैं, इसको अपन आगे पढ़ लेंगे कि स्पेंसरियन स्टेंजा की अगर अपन बात कर लें, स्टेंसरियन स्टेंजा, तो ये 9 लाइन का स्टेंजा होता है। कितनी लाइन का होता है? 9 लाइंस स्टेंजा होता है। इसमें फर्स्ट की जो 8 लाइन है ना, फर्स्ट जो 8 लाइन है इसमें, वो लिखी गई है अयाम्बिक पेंटामीटर में, अयाम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, लेकिन जो 9th लाइन है, उस 9 लाइन को कहा जाता है अयाम्बिक हेक्सामीटर में, अयाम्बिक हेक्सामीटर, जिसको अयाम्बिक हेक्सामीटर और अलेक्जेंड्राइन भी कहा जाता है, अलेक्जेंड्राइन, है ना। तो इसको अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं अपन, तो अलेक्जेंड्राइन भी कह दिया आप लोगों ने। तो ये याद रखना आप लोगों को कि ये पोएट्स के बारे में बात आ गई। दूसरी अगर अपन बात कर रहे हैं तो दूसरा कंसेप्ट आता है प्रोज का। किसका आता है? प्रोज का, कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड में प्रोज किस किसने लिखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो लिखा पहला है फ्रांसिस बेकन, है ना, फ्रांसिस बेकन। अब देखो फ्रांसिस बेकन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एमए और बीए दोनों के अंदर फ्रांसिस बेकन के एसेज अपने पास चलते हैं। इस फ्रांसिस बेकन ने पहले जो एसेज लिखे थे, है ना, इसका एसेज अगर बात कर लें कि फ्रांसिस बेकन कौन है, तो फ्रांसिस बेकन जो है ये है फादर ऑफ
इंग्लिश एसेज, ये फादर ऑफ इंग्लिश एसेज है। अगर आ जाता है कि फादर ऑफ एसेज कौन है, तो मोंटेइग कौन है, फादर ऑफ एसेज कौन है, तो फादर ऑफ एसेज की इंग्लिश एसेज तो ये हो गया। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की अगर अपन बात करते हैं तो वो है अपने पास मोंटेइग। कौन है, मोंटेग। मोंटेग से इंस्पायर हो गई फ्रांसिस बेकन ने ये राइटिंग लिखी थी। अगर आ जाता है कि फादर या प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है, तो वो है अपने पास चार्ल्स लैम होगा, है ना, प्रिंस ऑफ एसेज। इसकी अगर बात करते हैं तो इसके 3 कलेक्शन है। पहला एसेज का कलेक्शन लिखा है इसने, ये एसेज का कलेक्शन आया था 1610 ईस्वी के अंदर। दूसरा एसेज का कलेक्शन आया है इसके अंदर, है ना, सॉरी 1610 के अंदर पहला आया था 1995 सॉरी 1595 के अंदर, जिसमें 10 एसेज थे। कितने एसेज थे, 10 एसेज थे। दूसरे में 25 एसेज इसने लिखे हैं, है ना, और थर्ड के अंदर शायद 59 या 58 समथिंग एसेज इसने लिख लिए थे, है ना। उस लास्ट का जो एसेज का कलेक्शन था उसके अंदर लिखा है इसने, इसका जो कलेक्शन था एसेज काउंसिल्स एंड मॉरल्स, काउंसिल्स एंड मॉरल्स, ये लिखा गया था 1625 के अंदर, और ये था अपने पास 1612 के अंदर। तो 3 कलेक्शन ऑफ एसेज हैं इसके, है ना। अमांटिस है ना, अगर क्या कहते हैं ऑफ स्टडीज है, ऑफ ट्रुथ है, ऑफ स्टडीज जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो स्टाइल थी, फ्रांसिस बेकन की जो स्टाइल थी, वो स्टाइल कहलाई गई है एपिग्रामेटिक स्टाइल, एपिग्रामेटिक स्टाइल या अफोरिस्टिक स्टाइल। अफोरिस्टिक, है ना, ये अफोरिस्टिक स्टाइल एक बार क्या कहते हैं उसमें रीट के अंदर एक बार एक क्वेश्चन आया था 2015 है। तो एपिग्रामेटिक या अफोरिस्टिक स्टाइल मतलब छोटे शब्दों में, कम शब्दों के अंदर बहुत अच्छी बड़ी बात, विटी जो कोटेशंस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। तो ये क्या है अपने पास, ये विटी स्टेटमेंट्स हैं जो अफोरिस्टिक स्टाइल या एपिग्रामेटिक स्टाइल का एग्जांपल है अपना, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई अपने पास। अब अपन लेकर चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ड्रामा। ये भाई एलिजाबेथ एज के अंदर ड्रामा, और एलिजाबेथ नहीं, बिफोर शेक्सपियर। अपन ये बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो शेक्सपियर था, तो बिफोर शेक्सपियर ड्रामा का क्या कंसेप्ट था। तो बिफोर शेक्सपियर ड्रामा जो थे वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, है ना। पहला पार्ट जो था उसको कहा गया था मिराकल प्लेस। कौन से प्लेस थे, मिराकल प्लेस। और दूसरा था मिस्ट्री प्लेस, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं, थर्ड आता है मोरालिटी प्लेस, है ना। तो मोरालिटी प्लेस अपना आता है। फिर अपन बात करते हैं मिराकल प्लेस। मिराकल देखो, मिराकल का मतलब चमत्कार। चमत्कार कौन दिखाता है, जो लाइव्स है, किसकी लाइव्स, जितने भी सेंट्स हैं, है ना, जितने भी अपने बाबा लोग ही चमत्कार दिखाते हैं। तो ये जितने भी सेंट्स हैं, उन सेंट की लाइफ पर जो आधारित होते थे उनको कहा गया अपने पास मिराकल प्लेस। मिस्ट्रीज जो होती थी, जो नई नई जो चीजें हैं, जो शुरुआत की मिस्ट्रीज की, इसको इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इंसान का जन्म कहाँ से हुआ, रिलीजन कहाँ से आया, ह्यूमैनिटी कहाँ से आई, कौन सी चीजें कहाँ से आई, ये तो कौन बताए, भगवान ही बता सकते हैं। तो भगवान क्रिश्चियनिटी के अंदर कौन थे, जेसस क्राइस्ट। तो जेसस क्राइस्ट की लाइफ पर आधारित जो थे, है ना, गॉड क्राइस्ट की लाइफ पर आधारित जो थे, वो कौन से थे, मिस्ट्री। और मोरालिटी, मोरालिटी प्लेस था कि इसमें ह्यूमैनिटी एज ए होल होती थी, ह्यूमैनिटी एज ए होल, है ना। तो यहाँ पर ये ह्यूमंस के बारे में कि जैसे डेथ है, लाइफ है, ह्यूमैनिटी है, मोरालिटी है, ये सारी चीजें क्या होती है, एज ए होल प्रेडिक्ट होती थी, वो कहलाते थे अपने पास मोरालिटी प्लेस। तो ये तो थे अपने पास। अब जब ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो ड्रामा के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्कूल ड्रामा के अंदर आता था जिसको कहा गया था यूनिवर्सिटी विट्स, है ना। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई यूनिवर्सिटी विट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब कौन सा था, तो ऐसे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, कहां से, कि ऐसे वर्कर्स, सॉरी वर्कर्स नहीं कह सकते, ऐसे ड्रामेटिस्ट के जो ऑक्सफोर्ड प्लस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज से स्टडी करके हाईली एजुकेटेड जो थे, उनके बारे में अपनों ने लिखा है। तो वही अपना क्या कहलाया गया, वही अपना जो है यूनिवर्सिटी विट्स कहलाएगा। देखो यूनिवर्सिटी विट्स की अगर अपन बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर अपने पास 2-3 चीजें आ जाती है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा यूनिवर्सिटी विट्स के नाम की। तो छोटी सी ट्रिक के अंदर क्या होता है, पहला आता है मार्लो, मार्लो, देखो ट्रिक याद रखना, LPG
में लाइलाई का नाश। ये ट्रिक याद रखनी है आपको, है ना। ये किसके अंदर, इंग्लिश में ट्रिक होती नहीं लेकिन कोशिश करिए बनाने की, है ना। तो याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7। तो यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर टोटल जो ड्रामेटिस्ट थे वो 7 है। पहला जो ड्रामेटिस्ट है उनका नाम है अपने पास क्रिस्टोफर मार्लो, है ना, क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो थे, जैसे डचेस ऑफ वाल्पी की, डॉक्टर फोस्टस की बात करें, एडवर्ड सेकंड की बात करें, तो ये सब, टम्बरलेन की अगर बात करो तो ये सारे क्रिस्टोफर मार्लो। फिर अपन बात कर लेते हैं ली, है ना। एल 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 का मतलब होता है थॉमस लोच, थॉमस लोच। थॉमस लोच की एक रोजालिंडी, कौन सी की ड्रामा है उसका, रोजालिंड, रोजा, ये ड्रामा है, इसी से इंस्पायर्ड होकर एज यू लाइक इट लिखी है किसने, विलियम शेक्सपियर ने। फिर आता है पी, पी का मतलब होता है पील, थॉमस पील, PEEL, ये हो गया थॉमस पील। जी का मतलब होता है ग्रीन, थॉमस ग्रीन, ये हो गया अपने पास ये। लाइलाई का मतलब होता है जॉन लाइलाई, ये भी अपनों ने पढ़ा है ना, जॉन लाइलाई को। तो जॉन लाइलाई एक्चुअली जो ड्रामेटिस्ट भी है, और जॉन लाइलाई प्रोज के अंदर भी आता है ना, जिसमें हम लोग यूफीएस के बारे में बताया। क्या का मतलब होता है थॉमस किड, थॉमस किड। तो थॉमस किड का जो स्पेनिश ट्रेजेडी थी, कौन सी थी, स्पेनिश ट्रेजेडी। तो थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी की अगर अपन बात करें तो ये वाली चीज, तो लिटरेचर है, लिटरेचर तो याद रखना होगा। जैसे मैंने रटा है, मैंने समझा है, याद रखा, वैसे के तरीके आपको बताऊंगा समझने के, उसी तरीके से अपन पढ़ते जाएंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, किस तरीके से आएगा क्या है। आप 2 4 बार 5 बार इसको, द मोर यू रिवाइज द मोर यू लर्न, एक ही कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। आता है थॉमस नाश, और लास्ट में आ जाता है अपने पास कौन, थॉमस नाश वाला, ठीक है। तो ये थॉमस नाश का जो कंसेप्ट है अपना, इसके अंदर लेके चल गए। तो ये सारे थे यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर। अब देखो यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर अगर उन्होंने बात करी, तो ये सारी चीजें अपने पास किसके अंदर आ गई, ड्रामा के अंदर। अब आता है अपने पास जो ड्रामेटिस्ट है, उसका नाम है विलियम शेक्सपियर। अपन इसको पढ़ लेते हैं, विलियम शेक्सपियर को। अब देखो विलियम शेक्सपियर की अगर अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो 1564 से लेके 1616 के अंदर अपन बात करें, इसका जन्म और बर्थ एक ही दिन हुआ है, 23 अप्रैल के अंदर, कि 23 अप्रैल 1564 he was born and 23 April 1616 he was died, है ना, he died, वो मर गया, ठीक है। तो ये विलियम शेक्सपियर की बात करें, विलियम शेक्सपियर कहाँ का था, क्यों था, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट है अपने पास। जब अपन बात बोलते हैं बार्ड ऑफ एवन बोलते हैं इसको, है ना, उसका जो बार्ड, बार्ड एक्चुअली पोएट को कहते हैं, बार्ड ऑफ एवन, है ना। ये एवन इसलिए क्योंकि जो एवन एक शहर है वहां पर उसकी बात करते हैं, वहां रहता था, इसलिए कहा गया, है ना। इसको अपन बात करते हैं स्टार ऑफ ड्रामेटिस्ट, ये ड्रामेटिस्ट का, और मीन एंड माइंडेड बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, मीन एंड माइंडेड मैन, है ना, माइंडेड मैन कहा गया है ना। बहुत सारी, इसका जो थिएटर था, उस थिएटर का क्या नाम था, इसके थिएटर का नाम था ग्लोब। कौन सा थिएटर था, ग्लोब थिएटर था। अगर बात आ जाए कि इसने कितने प्लेज लिखे हैं, तो इसने प्लेज लिखे हैं 37 प्लेज लिखे, ठीक है। 37 प्लेज के अंदर इसने क्या क्या चीजें डिवाइन करी, तो देखो 10 10 और 77, ठीक है। ये 10 की अगर बात करें तो ये उसने लिखे हिस्ट्री प्लेस लिखे, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्ट्री से रिलेटेड थे। 10 उसने ट्रेजेडीज लिखी, तो ट्रेजेडी आ जाएगी, है ना। और उसने ये कॉमेडी और कॉमिक कॉमिक वो क्या ट्रेजी कॉमेडी दोनों के अंदर पार्ट आ जाती है, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन आ जाते हैं अपने, ठीक है। ये आ गया। फिर अगर बात करते हैं तो 154 इसने सोनेट्स लिखी है, क्या लिखी है, 154 विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखी है। 154 के अंदर भी अगर कंसेप्ट अगर अपन देखें तो अलग अलग डिवाइडेशन आ जाता है कि 126 जो थी और 28, 126 जो है डेडिकेटेड टू वो HM, है ना, अर्ल ऑफ साउथम्पटन, साउथम्पटन, ये इनके फ्रेंड थे, उनको डेडिकेट किया। 20 डेडिकेटेड टू डार्क लेडी, ये किसको डेडिकेटेड किया है उन्होंने, एक डार्क लेडी को डेडिकेट किया।
फिर अपन बात करें कि विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखी है, पोएम लिखी है, तो दो उन्होंने क्या लिख ली है, पोएम्स लिख ली। ठीक है, ये वाली चीज आती है विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर की अगर अपन बात करते हैं कि फेमस ट्रेजेडीज कौन कौन सी है, तो फेमस ट्रेजेडी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन बात कर रहे हैं मैकबेथ उनकी फेमस ट्रेजेडीज में से बात कर रहे हैं, ओथेलो उनकी ट्रेजेडी है। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं किंग लियर भी उनकी ट्रेजेडी है ना, और हैमलेट। क्लियर, तो ये सारी फेमस ट्रेजेडीज हैं किनकी, विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, तो ये विलियम शेक्सपियर वाला टाइम पीरियड अपनों ने यहाँ पर रखा। अब रेनेसां यहाँ खत्म नहीं हुआ, लेकिन रेनेसां का एक और पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। आई होप आपको बहुत समझ में आ रहा है। आप इसी तरीके से, ये तो क्या है कि यूट्यूब पे देखो ऑनलाइन की कुछ लिमिटेशंस कह सकते हैं अपन, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन अपन यहाँ पर डिस्कस हो भी जाती है, नहीं भी होती, लेकिन ये लिटरेचर पढ़ने का मजा तब आता है जब आप इसको किसमें पढ़ेंगे, फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे। तो इतने मजेदार तरीके से लिटरेचर पढ़ने के लिए आपका स्वागत है चिंतामणि क्लासेस पर, कि आप होली के बाद आएँ और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस ज्वाइन करें, और अच्छी तरीके से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपको 4-5 महीने के अंदर पढ़ना पड़ेगा, फिर वैकेंसी आएगी, एग्जाम देंगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो अच्छे से बने रहिएगा। यूट्यूब पर जब लाइव आती रहती है क्लासेस तो उसमें जुड़िएगा। अभी तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज आ रहे हैं, लेकिन होली बात अपन रोज शाम में 1 घंटे आपके पास लाइव वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, मैथोलॉजी उसके आते रहेंगे। गुड लक।